स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से वही दिल्ली पुलिस का जो 27 नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसके पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज अपनी इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है रैबिट मैथ्स। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अपने 100 सब्सक्राइबर का जो मैसेज है हमारे पास आ चुका है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। और दूसरा ये कि मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोज़ प्रोवाइड की जाने वाली हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की तैयारियां चल रही है बच्चों की। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा है कि बच्चों को मैथ्स की जो वीडियोज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स में सवाल आए हुए हैं मैथ्स के, उनका परफेक्ट सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दूं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो मैसेज दिखा दूँ। देखिएगा, ये हमारा जो चैनल है रैबिट मैथ्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा है रैबिट मैथ्स। रैबिट मैथ्स की स्पेलिंग डालेंगे आप तो सर्च में, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 100 सब्सक्राइबर का जो कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज आता है यूट्यूब पे, वो मेरे को मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिएगा, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है। देखिएगा, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ये 100 सब्सक्राइबर्स, फिर लिखा है रैबिट मैथ्स, कॉन्ग्रेट्स योर चैनल जस्ट हिट इट्स फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। देखिएगा, 100 पे आए हैं, 1000 पे भी जाएंगे, लाख पे भी जाएंगे, अगर आप लोगों का साथ बना रहा इसी तरह तो। और ये मैंने मैसेज को जब ओपन किया तो ये लिखा है कि 100 सब्सक्राइबर्स, कॉन्ग्रेट्स योर चैनल जस्ट हिट इट्स फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद ये देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि गेट अप टू 200% न्यू व्यूअर्स, मेक वीकली शॉर्ट्स टू ग्रो। तो ये मेरे को मैसेज मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को ये सब चीज़ें मिल पाई। मैं चाहता हूँ कि अपने पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हो, आप लोगों का साथ रहे। आपके साथ जब आप लोग साथ रहेंगे तो बड़ी मेहनत की जाएगी, और भी ज़्यादा मेहनत की जाएगी आप लोगों के लिए। बहुत एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, और जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत एनालिसिस भी करता हूँ। काफ़ी चीज़ें देखता हूँ इधर उधर से भी, तब आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो बिल्कुल अल्टीमेट होती हैं। उसके बाद चलिएगा अपने सवालों पे चलते हैं। अब मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, ये अब आते हैं हम अपने सवालों पे। ये फर्स्ट सवाल है वही आपका, ये देखिएगा। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कौन से वाला पेपर है दिल्ली पुलिस का। देखिएगा, ये दिल्ली पुलिस का, ये आपका दिल्ली पुलिस का, जस्ट ए मिनट, दिल्ली पुलिस का 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। मैं आपको बताऊं बात, 2020 में, उसमें जो 27 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में,
उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग सभी ध्यान दें और चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोगों को सवालों के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं आप लोगों को कौन से पेपर को करवा रहा हूँ। 27 नवंबर, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, 27 नवंबर 2020 और थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन, सारे मैथ्स के सॉल्यूशन होंगे भाई। इसमें मैथ्स के सारे सॉल्यूशन होंगे। इन सवालों को मैं आज करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिएगा, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, सवालों की सोल्व करते हैं। क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर पर आवर और दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया। ओके। और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की कितने घंटे में पूरी की गई दूरी? देखिएगा, थोड़ा कटा हुआ था भाई, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई? देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन। अपनी यात्रा का पहला भाग, उसने अपनी यात्रा का पहला भाग, थोड़ा छोटा साइज कर लेता हूँ। अपनी यात्रा का पहला भाग यानी कि स्पीड का रेशो ले लेंगे हम 160 और दूसरा 240, ठीक है। इन दोनों को जब हम 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 0 से 0 कट जाएगा। तो स्पीड का रेशो मेरे भाई ये आ गया है। तो टाइम कितना लगा पूरी यात्रा में? 20 घंटे। तो टाइम का रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3:2। अब टोटल घंटे कितने आते हैं यहाँ से? 3 और 2 5, और ये टोटल घंटे किसके आइडेंटिकल हो जाएंगे? 20 घंटों के। 5 चौक 20, ठीक है। इसको थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना आए। 5 चौक 20, ठीक है। 4 की इन 3 में और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 नहीं, 3 में और 2 में क्यों करेंगे, हम जिसका पूछा उसी का कर देते। दूसरे भाग की दूरी हमारी ये है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो 4 की। 4 दूनी 8 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, जिस पर टिक भी लगा हुआ है। आई होप कि सॉल्यूशन आपकी समझ में आया होगा। इसमें 3840 किलोमीटर की जो दूरी है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। चलिएगा, हो गया 10-20 सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या कहता है मेरे भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है। इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, बहुत ही ट्रिकी सॉल्यूशन करना है, तो चलिएगा करते हैं ट्रिकी सॉल्यूशन एकदम। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, उस वस्तु का विक्रय मूल्य पता है क्या होता है? एसपी ये होता है कि एमआरपी, जस्ट मिनट, एमआरपी का क्या, अगर ये छूट दी है ना आपको ये, तो इनको 100 में से घटाओ। 85%, पहला 15% है तो ये 85% हो जाएगा। दूसरा 10% है तो ये 90% हो जाएगा। तीसरा 18% है तो ये 82% हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो एसपी जो होता है एमआरपी का 85% या फिर 90% और फिर उसका 92%, क्लियर है। उसके बाद एमआरपी आपके पास है 5000 का मतलब मल्टीप्लाई, 85 को 85 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। वैसे तो ये 0 भी नेगलेक्ट करने वाला हूँ मैं अभी, लेकिन मैं आपके हिसाब से आपके लिए लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 82, आपके पास यही तो आया भाई। अब इस लाइन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिएगा, ट्रिक देखिएगा, एमआरपी कितना है आपका? 5000, तो उसका सिर्फ 5 लेंगे आप, क्लियर है। उसका सिर्फ लेंगे आप 5, ओके। और फिर 85 मल्टीप्लाई 85 लेंगे बस, और फिर उसके बाद 9 लेंगे, उसके बाद लेंगे 82। अब कुछ नहीं करना आपको,
अब आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाओगे तो 2 में यूनिट डिजिट एक जैसी हैं, देखिएगा 2 में यूनिट डिजिट एक जैसी हैं मेरे भाई, इसमें भी और इसमें भी। किसमें? यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 है, फिर उसके बाद यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो यूनिट डिजिट तो आपका सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। तो आप इसमें लगाएंगे डिजिट सम। आप क्या लगाएंगे इसमें? आप इसमें लगाएंगे डिजिट सम, डीएस, जिसे मैं बोलता हूँ डीएस। तो चलिएगा मेरे भाई डीएस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा। 5, इसका 5 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना, 8 और 5 13, 13 और 3 और 1 4। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया? 4 आ गया इस वाले का। इस वाले का डिजिट सम 9 ही रह जाएगा, और इसका डिजिट सम 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट सम निकालना आना चाहिए आपसे। अब इनका सबका डिजिट सम क्या कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और 20 निमा 9 दूनी 18, 180 यानी कि 8 और 1 9। तो इसका डिजिट सम आ जाएगा 9। डिजिट सम कितना आया भाई? डिजिट सम मेरे भाई कितना आया है? डिजिट सम आया है आपके पास 9। कोई दिक्कत? जिसका भी डिजिट सम 9 होगा वही आपका आंसर होगा। चेक कर लो। 3 और 6 को देखिएगा, आपको मैं बता दूं बात, देखिएगा डिजिट सम निकालते टाइम 3 और 6 9, इन्हें काट देंगे, जो 9 बनेंगे उन्हें काट देंगे। 3 और 1 4 और 5 9, देखिए ये भी 9। तो या तो डिजिट सम इसका 0 या फिर 9 माना जाता है। जहाँ पे डिजिट सम कट के पूरा पूरा कट जाता है, देखिएगा सभी कट जाएंगे, सारे कट गए क्योंकि 9 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिजिट सम 9 है। तो फर्स्ट वाले का डिजिट सम कितना आया? इसका तो 9 है भाई, पहले वाले का। तो आंसर यही हो सकता है। अब दूसरे का भी डिजिट सम चेक कर लो। इसका डिजिट सम अगर चेक करेंगे तो 3 आएगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि इसका डिजिट सम 1 आएगा, इसका डिजिट सम 3 आ गया। इसका डिजिट सम कितना आएगा देखिएगा, 3 और 6 9 काट दो, 5 और यानी कि 7 और 2 9 काट दो, तो 5 और 3 कितना हो गया? 5 और 3 8। इसका डिजिट सम कितना आया बच्चों? 8 आया। तो एक का ही डिजिट सम 9 है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, बिना सोल्व के आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो 3 1 8, तो इनके सबके डिजिट सम लिख देता हूँ। इसका है 3, इसका है 1, इसका है 8 और इसका है 9। तो जिसका डिजिट सम 9 होगा वही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। चलिएगा, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आगे और समझाऊँ आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? तीसरे वाला सवाल, थर्ड सवाल ये लीजिए भाई, आपका थर्ड सवाल। थर्ड सवाल आपके सामने है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्या कहता है, थोड़ा और हल्का सा आपको दिखा देते हैं इसको। चलिएगा शुरुआत करते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 प्रति मीटर की दर से 4950 है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। देखिएगा मेरे भाई, आप लोगों ने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूले की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन मैं बता दूं आपको कि टोटल खर्च बटा खर्च प्रति मीटर तो इसका मतलब आता है आपका परिमाप। क्या आ जाता है? इनका अगर भाग कर दें, परिमाप आ जाता है, मतलब पी आ जाता है। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी कुछ ऐसे नहीं कि भाई फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं बात, देखिएगा टोटल खर्च को जब एक यूनिट खर्च से डिवाइड करेंगे तो आपको परिमाप मिलेगा। परिमाप मतलब पी। क्लियर है? लेकिन एक फॉर्मूला तो इस तरह का होता है,
एक फॉर्मूला और होता है कि टोटल खर्च बटा खर्च प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एरिया, एक यूनिट का एरिया। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आ जाएगा आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया। एक ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आपको दिया गया है परिमाप, क्योंकि बाड़ लगाने का खर्च होता है चारों तरफ बाड़ लगाना, मतलब फेंसिंग करना। तो आपको फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको यूज़ करने वाला हूँ मैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक चार दीवारी एक खेत है, इसके चारों तरफ खंबे खड़े करके इसके चारों तरफ तार बांधना है, उसको मेड कहते हैं या फेंसिंग कहते हैं। तो इसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, जब चारों लंबाई और चौड़ाई दोनों लंबाई और चौड़ाई यूज करेंगे तो वो परिमाप ही तो होगा। एरिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना यहाँ पे। तो देखिएगा अब फॉर्मूले को यूज़ करते हैं मेरे भाई, फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं फॉर्मूला हमारा? टोटल खर्च बटा खर्च प्रति मीटर, तो आ जाएगा आपका परिमाप, P फॉर पेरीमीटर, परिमाप। ओके, तो टोटल खर्च कितना है आपका? 4950 है, लिख लीजिएगा 4950 और बटा कितना आ जाएगा? 16.50। क्लियर है मेरे भाई? तो ये परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों? 0 से 0 कटेगा, चलिएगा 0 से 0 काट देते हैं, फिर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर चली जाएगी। 165 है, 16 3 48, यानी कि ये आ गया 300। तो मेरे भाई P की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 300। लेकिन जो P होता है पेरीमीटर, जो P होता है मेरे भाई, वो होता है किसी भी आयताकार भूखंड के लिए ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। तो L प्लस बी कितना आ जाएगा? ये 300 का आधा कर देगा, ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड नहीं कर देगा इसको, तो 150 आ जाएगा मेरे भाई। तो L प्लस बी कितना आ गया? 150 आ गया। लेकिन आपको L माइनस बी कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ दे रखा है अभी आपको बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखना ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 15 है। भाई इस अंतर को मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि राम श्याम से 2 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ राम और श्याम की उम्रों का जो अंतर है वो 2 साल हुआ ना। इसी तरह उनकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 15 मीटर हुआ, और लंबाई ही बड़ी हो सकती है, इसलिए लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास L माइनस बी कितना दिया है? 15 दिया है। तो आपको यहाँ से इन दो इक्वेशन से क्या पूछा है इसने? लंबाई पूछी है। तो लंबाई, तो भूखंड की लंबाई पूछी है इसने, तो लंबाई निकाल देते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई लंबाई आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 150 और 55 को, तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा, और उन दोनों का आधा कर देंगे, यानी कि 165 का आधा। इसका मतलब 2 अठे 16 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 82.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। क्या कुछ इसमें ज़्यादा ताम झाम रचा हमने? बहुत इजी सवाल था, टेक्निकल सवाल है। देखिएगा ये जो शिफ्ट है ना, थर्ड वाली शिफ्ट, ये शिफ्ट और 2 शिफ्टों से, जो इससे पहले मैंने 2 शिफ्टों के पेपर करवाए हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा टफ है ये। और अभी देखना, टफ है, लेकिन अगर आप टेक्निक्स सीखेंगे, जब हम टेक्निक सिखाने के लिए आपको हैं तो टेक्निक आप सीखें। बिना टेक्निक सीखे आपको दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लेगी, आपको कुछ तो करके आना पड़ेगा एग्ज़ाम में। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लाइफ में मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे ना, देखिएगा टीडियस वर्क अगर करेंगे ना आप, तो सफलता
सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी मेरे भाई। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, टीडियस वर्क नहीं करेंगे, रेगुलरिटी देखिएगा, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। रेगुलर होना किसी चीज़ में, आपको रेगुलर भी रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी, ओके। और टीडियस वर्क करना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क मेरे भाई। हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, और टेक्निक्स सिखाने के लिए हम लोग हैं ही यहाँ पे। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। क्या कहता है अगला सवाल? एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बच्चे इसमें अलग अलग तरह का दिमाग लगाएंगे, लेकिन जो दिमाग हम लगा के बता देंगे आपको, उसका तोड़ ही नहीं होगा। तो चलिएगा देखिएगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मोटरसाइकिल की पेट्रोल से भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, इसे तो छोड़ दो। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा, देख लीजिएगा, जितनी ज़्यादा खपत होगी, उतने ही कम दिन लगेंगे। ज़्यादा खपत, देखिएगा, ज़्यादा खपत और कम दिन। भाई एक बात बताओ, आप कुछ खाना रखा है, उसे अगर ज़्यादा खाओगे तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा खपत होगी उतना ही कम दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें से खपत निकाल लो और इसमें से दिन निकाल लो। दिन और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इनमें उल्टा अनुपात होगा। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ मैं। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल की यदि कोई की भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है। देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ एक तरफ खपत और दूसरी तरफ क्या लिखता हूँ मैं? खपत, और फिर लिखता हूँ मैं दिन। दिन नहीं लिखता हूँ मैं, खपत ही लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा आप खपत। पहला सवार और ये दूसरा सवार मान लिया कोई हमने, ठीक है। ये कोई मोटरसाइकिल सवार पहला है, ये दूसरा है। तो ये मान लीजिए अगर 100 लीटर यूज करता है तो ये 120 लीटर यूज करता है दूसरे वाला। क्लियर है भाई? तो दोनों की खपत का अनुपात निकाल लो आप, काटो इन्हें। ये आ जाएगा 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, 5:6 आ गया। खपत का अनुपात ये आ गया मेरे भाई। तो दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 6:5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी बताया था, जो खपत है ना, खपत वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दिन के। और ये कहाँ से बात पता लगी हमें? सवाल से पता लगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खपत करोगे उतने कम दिन लगेंगे भाई। जितनी ज़्यादा खपत करोगे दिन उतने ही कम हो जाएंगे। ज़्यादा खपत करोगे तो दिन कम हो जाएंगे। दिन ज़्यादा बढ़ाने हैं तो खपत कम कर दो, जितनी कम खपत करोगे उतनी दिन ज़्यादा लगेंगे। तो देखिएगा भाई, पहले केस में कितने दिन में? 30 दिन में। तो ये आइडेंटिकल किसके हो जाएगा मेरे भाई? ये आइडेंटिकल हो जाएगा, कलर लेते हैं कुछ बेहतरीन सा, ये ले लेते हैं। तो ये 30 के हो जाएगा भाई। 6 पंजे 30 और 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25। इसे साफ सा लिख देता हूँ भाई, 25 दिन। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम थी? लेकिन अगर आपने देखिएगा टाइम स्पीड एट डिस्टेंस का भी अगर आपने सवाल कर रखा होगा, पाइप एंड टंकी का भी अगर आपने चैप्टर कर रखे होंगे, ठीक है, तो आप इस सवाल को फिर भी नहीं कर सकते। इसलिए जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं उनको फॉलो करो। आजकल के जो सवाल है बहुत टेक्निकल, एग्जामिनर बहुत टेक्निकल सवाल रखने लगे हैं। चलिएगा, आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 4 हो गए आपके, 5वें पे आते हैं। 5वें पे आते हैं भाई।
ये 5वां सवाल है आपका, एडिट, और ये आ गए 5वें सवाल पे मेरे भाई। सवाल नंबर 5, चलिएगा शुरुआत करते हैं इस सवाल को हल करने की। क्या कहता है, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया। ओके, जिनमें से एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, देखो भाई दर दोनों जगह समान है, पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा? क्या ये आसान सवाल मान रहे आप? ये तो एसएससी सीजीएल लेवल का सवाल है, एसएससी सीजीएल लेवल का सवाल है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को दे रखा, इसलिए मैंने बोला आपसे कि थर्ड शिफ्ट इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें सवाल जो रखे थे ना वो इतने आसान नहीं है, लेकिन अब मैं कराऊंगा तो आसान है। देखिएगा, करवाते हैं सवाल को। क्या कहता है कि 3 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर भी निकाल सकते हैं हम इसमें, लेकिन वैसा करना नहीं है क्योंकि एक काम इसमें फिर भी दोबारा करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसमें एसआई निकाल लो मेरे भाई। एसआई हम निकालने जा रहे हैं। एसआई होता है आर टी, ओनली आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, आर गुना टी। आर कितना है आपके पास 30 और टी कितना है आपके पास 3, यानी कि 90% आ गया आपके पास ब्याज। 90 निकालो, परसेंट भी हटाओ आप, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसको सोल्व करने की। ये तो ऐसा ही आ गया। अब आप सी आई निकालो, सी आई देखिएगा कैसे निकालते हैं। कितनी परसेंट दर है? 30% दर है। 30% को हम लिख सकते हैं, ये 30% है मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3/10। क्लियर है? इस 3/10 को हम लिख सकते हैं फिर 13/10। क्लियर है? और इसका क्यूब कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। 13 का क्यूब कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया 2197 और बटा 1000, नीचे 1000 आ जाएगा मेरे भाई, ये आ गया 1000। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 7, 9, 1 और 1, ठीक है। और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट क्यों लगा दिया आपने? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी कर दिया आपने, हैं? एक डिजिट छोड़ के पॉइंट क्यों लगा दिया भाई? एक डिजिट छोड़ के पॉइंट इसलिए लगा दिया, जब आप 3 साल का, 3 ईयर का या 3 टर्म का, ईयर नहीं कहेंगे हम, 3 टर्म का सीआई निकालोगे ना, तभी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना। 3 टर्म के लिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाने की कंडीशन हमेशा आती है, याद रखना। जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर करवाऊंगा तो 4 मेथड बताऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। क्लियर है? 4 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बताऊंगा मैं आपको, और चारों ही तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन के हिसाब से तरीका बदलना पड़ जाता है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ बात। तो 3 टर्म का सीआई निकालने के लिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, ये बात याद रख लेना। अगर आपको इतनी टेक्निकल बातें पता होती तो आप इस सवाल को करके आते, और जो बच्चे करके आए होंगे तो वो भी काफ़ी तेज होंगे। देखिएगा अब क्या कहता है, चक्रवृद्धि पर भुगतान कर, इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा? ठीक है, देखिएगा इन दोनों का अंतर निकाल लो, यही तो निकलवाना चाह रहा आपसे। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसमें से जब हम 90 घटाएंगे, यानी कि इसमें से आप 100 घटाएंगे तो 19.7, और 10 और जोड़ देंगे तो 29.7 आ जाएगा। 29.7 इन दोनों का अंतर आ जाएगा।
ये बात आपकी समझ में आई। 29.7 इनका अंतर आ जाएगा। कहता है कि 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 29.7 कम है, लेकिन प्रतिशत में बताना, की तुलना में, किसकी तुलना में, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, इसको आप समझो। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, ये है, तो इसकी तुलना में कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज में निकालना 119.7 और परसेंटेज का साइन लगा दो भाई, प्रतिशत बूझ रहा आपसे, ये पूछ रहा है। तो देखो ये आ जाएगा लगभग 24.8%। कैसे आया मैं आपको बता दूं, ये कैसे आया है अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1197 से 297 को डिवाइड करना अभी बताऊंगा, देखो आपके सामने करके दिखाऊंगा ये रिजल्ट कैसे आ गया, देखिएगा। अभी हम इसको एक साइड लिख लेते हैं और डिवाइड करके बता देते हैं। मैंने बताया कि 297 को डिवाइड करो 1197 से, ठीक है। 1197 देखिएगा, ये तो परसेंटेज के साइन है, तो इस 7 को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आपको दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान निकालना है। ये देखिएगा दशमलव के एक स्थान तक, तो आपको क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है, ये चीज़ तो हम ही बताएंगे ना आपको। 119 हो गया अब आपके पास यहाँ पे, 119 दूनी 238, तो दो मारनी चला दो आप, यानी कि 238। 7 में से 17 में से 8 गए 9 बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे और 0 उतार लिया, ठीक है। उसके बाद 119, 11 पंजे 55 हो जाएगा, तो 5 45 हासिल 4, 55 और 4 59, ये ज़्यादा हो जाएगा 595 में, तो 4 चलेगी कोसेंट चल गई 4, तो 4 9 36 हासिल 3, 11 चौक 44 और 3 47। देखिएगा 24 आ गया आपका, 24.8 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जब 24 आ गया 24, उसी पे टिक करके आगे निकल जाओ, आगे हल करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। कारण इसका ये है क्योंकि आपका 24 एक ही है। अगर आप सही चल रहे हैं तो आपका आंसर डायरेक्ट मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 29.7 किसकी तुलना में, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, और चक्रवृद्धि ब्याज है ये 119.7 और परसेंटेज का साइन लगाओ और ये, तो ये आ जाएगा 24.8% लगभग। क्लियर आ जाएगा बिल्कुल, आंसर आपका ये है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल नंबर 6 पे आ गए। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा आपका वो कर देते हैं जूमिंग, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सवाल नंबर आपका 6, इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या कहता है। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि मेरे भाई ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। ओके, भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा मेरे भाई क्या पूछ रहा है आपसे और क्या दिया है इसने। तो आप यहाँ निकालेंगे D3 क्या होता है भाई, D3 कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कत ना आए। D3 इसको भी हटा देते हैं। D3 बराबर यानी कि PR% की पावर 2 और 300 प्लस R%। ये क्या लिख दिया मैंने, ये पता है क्या है, 3 साल के CI और SI का अंतर निकालने का फॉर्मूला है, और आप अपने सवाल को पढ़ लेना, उसमें यही पूछ रहा है। तो D3 कितना दिया है इसने, 427। तो यहाँ लिख देंगे आप
पी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो निकालनी है। आर कितना है 5%, और 5% आपको पता हो 1/20 के बराबर होता है। 5% 1/20 के बराबर होता है, तो मैं 5% की जगह 1/20 ही ना लिख दूँ। तो यहाँ जब मैं 5% लिखूँगा और उसका स्क्वायर करूँगा तो मैं 1/20 का स्क्वायर लिख दूँगा डायरेक्ट, मल्टीप्लाई 1/20 और मल्टीप्लाई 1/20 और मल्टीप्लाई ये 305/100 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 305% आ जाएगा। नहीं, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 305%। और 305 को जब हम 100 नीचे लेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 अंक 30। नहीं, डायरेक्ट बस 305/100 लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख दो 305/100। क्लियर। अब इसको काट देते हैं, काट के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है पी का। काटने के लिए हम यूज करते हैं ये, देखिएगा 5 छंग 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 आ गया भाई। 61 से 427 को काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। क्लियर है। अब 7 बार कट गया तो ये 20, 8,000, 8 सते 56, यानी कि पी की वैल्यू आ गई 56,000 बराबर पी। ये आपका 56,000 आ गया पी। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद देखिएगा 56,000 आपका दो जगह है, इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। अब टिक किस पे करें, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको वो भी निकालना पड़ेगा जो दूसरी चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। बी के द्वारा, तो मेरे भाई आपको सी आई भी निकालना पड़ेगा। अब सी आई कितना है देखिएगा, सी आई कैसे निकालते हैं। अब आपको सी आई भी निकालना पड़ेगा। सी आई निकालिएगा, चलिएगा कलर दूसरा ले लेते हैं मेरे भाई। सी आई ऐसे निकालना है आपने कि कितना है दर 5%। 5% को लिख सकते हैं 1/20, 1/20 को लिख सकते हैं 21/20। और कितने साल के लिए ब्याज है, 3 वर्षों के लिए, तो इसका क्यूब कर देंगे। और 21 का क्यूब पता है कितना होता है, 9261, 9261/8000। और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वही कितना होगा। इन दोनों का अंतर आपका सॉल्यूशन ही होगा। देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 6 और 1। क्लियर। आपका जो P है वो ये है और ये 56,000 के आइडेंटिकल होगा। तो 8 से जब इसे काटेंगे, 8 सते 56, 7 की गुणा इसमें कर देंगे, आपका ब्याज आ गया कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 छंग 42, हासिल 4, 12 से 84 और 4 88, यानी कि 8827। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। देखिएगा मैंने कैसे निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर 21 का जो क्यूब किया आपने, 21 का क्यूब ये कैसे लिख दिया आपने 9261, आपके तो याद था, आपने तो लिख के रख रखा होगा पहले। नहीं मेरे भाई, जब आपको क्यूब याद करवाए जाएंगे तो कम से कम 25 तक मैं क्यूब याद करवाता हूँ। क्लियर है, 25 तक क्यूब याद करवाऊँगा मैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आपकी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देते हैं ये। और जिन बच्चों से क्यूब नहीं आता तो वो 2 मिनट 1 सेकंड का समय लगेगा। आप 21 का स्क्वायर लिखो 441, फिर इसमें 21 की गुणा कर लो, सिंपल। उसमें दिक्कत ही क्या है, 441 तो एज इट इज आ जाएगा। और फिर इसके नीचे इसका दुगुना लिख दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 चौका 8। सिंपल गुना जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वही कर लेना, वो ज़्यादा बेस्ट है, दिक्कत कर देगा नहीं तो। इतनी बड़ी गुना करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी गुना भी नहीं है, अगर आपको स्क्वायर्स याद है। देखो एक चीज़ टेक्निकल तो आपके पास होनी चाहिए, या तो स्क्वायर्स आपको याद हो या आपको स्क्वायर्स और क्यूब दोनों याद हो, वो और स्मार्ट बच्चे होते हैं। तो एक चीज़ तो आपके पास टेक्निकल होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ आपके पास टेक्निकल नहीं है तो एक ही सवाल में आप 2 मिनट लगा के जाओगे। क्या मैंने इसका ये 56,000 निकालने में 30 सेकंड लिए होंगे, 30 सेकंड ही लिए। उसके बाद आपको 8827 निकालने में भी 30 सेकंड, तो 1 मिनट तो कम से कम ये ले रहा है आपकी सवाल। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आते हैं 7 पे। सवाल नंबर 7 पे आते हैं भाई।
ये आपका सवाल नंबर 7 आ गया है। ये आपका सवाल नंबर 7। देखिएगा, सवाल नंबर 7 आपके सामने है। सवाल नंबर 7, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है। दो सवाल, एक सवाल इसने अगर 2 मिनट का दे दिया तो अगला सवाल इसने 10 ही सेकंड का दिया आपको। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। दो संख्याओं का योग कितना है, a प्लस बी कितना है 26 और a माइनस बी कितना दिया है इसने 14। तो अगर आपको a की वैल्यू चाहिए, मैं सोल्व नहीं कर रहा, इनको डायरेक्ट हो जाती हैं ये। अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के, दोनों जो 26 और 14 है इनको जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 6 4 10, हासिल 1 3 1 4, यानी कि 20 आ गया। और अगर b की वैल्यू आपको चाहिए तो दोनों का अंतर निकाल लो और उसका आधा कर दो, यानी कि 26 में से 14 के कितने बचे, 12 बचे, उसका अंतर आ गया 6। तो दोनों की वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है मेरे भाई। चलिएगा, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। मतलब a प्लस बी आपको दिया है 26 और a माइनस बी दिया आपको 14। तो इन दोनों से हमने ये वैल्यूज a और b की निकाल ली। अब कहता है यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना कर दो भाई, यानी कि 20 दिया 60, 3 गुना कर दिया, को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, 6 से भाग कर दो छोटी संख्या से, तो 6 दाई 60, यानी कि 10 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका है 4th। क्लियर, 10 सेकंड में हो जाता है क्वेश्चन। मतलब कहने का ये है कि जब आपको एक सवाल, देखिएगा, अगर आपको एक सवाल 2 मिनट का दे दिया, 2 मिनट में करना ही करना होगा आपको। 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी मिनट नहीं लगती किसी भी सवाल में, लेकिन मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप किसी सवाल में 2 मिनट भी लगाओगे ना, तो उन्होंने अगला सवाल 10 सेकंड का दे रखा है, तो 1 मिनट पहले सवाल को, 1 मिनट दूसरे सवाल को, आपका एवरेज आ गया टाइमिंग का, टाइम मैनेजमेंट का। और मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई है, उन ट्रिक्स से तो आप उन सवालों को, जो 2 मिनट के सवाल है, उनको आप 30 40 50 सेकंड में आप हल करके आगे निकल जाओगे। लेकिन टैक्टिक्स सीखनी पड़ेंगी आपको। चलिएगा, अब अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल, ये आपके सामने 8वां सवाल है। 8वां सवाल देख लो भाई। चलिएगा, 8वें सवाल को हल करवाते हैं। क्या कहता है 8वें सवाल में, कहता है कि ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 30 दिनों तक काम करता है, ओके, और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी से इस काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल दे रखा है आपको, जिसका बेसिक क्लियर होगा वो सवाल को कर लेगा। कहता है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, यही तो दिया इसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का 1 डे का काम कितना हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा, तो अब मैं लिखूंगा कि ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/45। वह 30 दिनों तक काम करता है, कौन, ए। तो ए का 30 दिनों तक का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 30/45 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 15 ती पहला 45, 2/3 काम उसने कर दिया। 2/3 काम ए ने कर दिया। ये मानते हो या नहीं मानते हो। तो शेष काम कितना बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 1/3 काम बचा नहीं बचा। तो शेष काम मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब यहाँ से, तो मैं लिखूंगा शेष काम।
शेष काम कितना बचा, 1/3 बचा, क्योंकि 2/3 काम हो चुका बच्चों। क्लियर है। अब कहता है यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा। जब 1/3 काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। ठीक है, ये बी के लिए बात हो रही है। तो 5 या 15 यानी कि पूरा काम 15 दिन में करेगा। एक देखो, 3 में से एक काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड। जिस तरह से आप टाइम एंड वर्क के सवाल हल करते आ रहे होंगे, ये उससे बिल्कुल अलग टाइप का रख रखा है इन्होंने, अलग टाइप का रख रखा है। और अलग टाइप का रखने का मतलब है कि इन्होंने थर्ड शिफ्ट को ठीक ठाक रखा है, ढंग की शिफ्ट मतलब ढंग के सवाल रखे हैं इन्होंने। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 9वां सवाल, 9th सवाल देखिएगा बच्चों। 9वां सवाल क्या कहता है। 9वां सवाल भाई, 9वें सवाल में क्या बोल रहा है। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। 20% हानि पर बेची गई। बहुत आसान सवाल है, एलिगेशन का सवाल है। देखिएगा यहाँ ऐसे सवालों में मैं आपको बता दूं, इस इधर आप सीपी लिखो, इधर भी आप सीपी लिखो और यहाँ बीच में भी आप सीपी लिखो। तीनों जगह सीपी आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रॉफिट लिख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट लिखो। लॉस लिख रहे हो, लॉस लिखो। ठीक है, ये पैटर्न होना चाहिए, एलिगेशन आपसे आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ एसपी लिख रहे हैं तो यहाँ भी एसपी और यहाँ भी एसपी, तीनों एसपी होने चाहिए। ये एलिगेशन का रूल है। अब देखिएगा, इसने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने लाभ पर, 10% लाभ पर बेच दिया। ये मैं अलग कलर से लिखूंगा। ये 10% लाभ पर बेच दिया, प्लस का मतलब है लाभ, और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया, ये -20 है। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। ठीक है, पूरे लेन देन पर उसे 11% की हानि हुई, ये माइनस का साइन है। दो तरीके बताऊंगा मैं इस सवाल को सोल्व करने के आपको। देखो मेरे भाई, 20 में से 11 घटा लो, इसमें से इसे घटाओ और फिर इसमें से इसे घटाओ और फिर रख दो यहाँ पे, और ऐसे देखिएगा 10 में से 11 गए, जब 10 में से प्लस 10 में से -10 घटाएंगे तो ये प्लस का होके 20 हो जाएगा मेरे भाई। देखो गौर करो इस चीज़ पे। तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ, यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ। अब इस -11 में से -20 घटाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, -11 और +20, तो यानी कि 9 बचेगा, वो भी प्लस के 9 बचेंगे। तो दोनों का अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा भाई। आई होप कि ये बात बच्चों आपकी समझ में आई होगी। अब इनको काट देंगे मेरे भाई, कटते हैं ठीक है, या नहीं तो कितना आ गया, 11 -20 -11 और माइनस के यानी कि प्लस के 20 और 9 आ गया, और ये आ जाएगा कितना, 21 आएगा भाई। ये 10 है ना प्लस का, और -11, तो ये 21 आ जाएगा मेरे भाई। मैं भी कहूँ कि 20 कैसे आ गया, ये आ जाएगा मेरे भाई 21, ये 21 आ गया। अब इनको काट दीजिए आप, 3 तिया 9 और 3 7 21, यानी कि 7:3 आ गया। कहता है कि चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। 20% हानि किधर हुई है, इधर हुई है ना हानि, इधर हानि हुई है। तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 10 आइडेंटिकल होगा 1000 पूरी क्वांटिटी के। इससे इसे काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 की गुणा 3 में कर देंगे 300, तो 300 ऑप्शन नंबर ये, और 700 क्या कहते हैं कि 10% लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर।
तो चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई? 20% हानि पर। अच्छा, 10 और 20 ये गलती कर दी ना मैंने। ये जो मैंने मिस्टेक की है ये मैं आपको बता दूं, देखिएगा मैंने पहले भी एरो लगा के बताया आप लोगों को। ये मैंने आपको बताया कि ये 11% की हानि है, तो 10 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिखना है आपको 21, और 11 में से 20 घटाएंगे तो आपको इधर लिखना है 9, क्योंकि और इनका अनुपात ये यानी कि 3 अनुपात आ जाएगा मेरे भाई 7, और दोनों का योग हो जाएगा 10, और 10 आइडेंटिकल हो जाएगा 1000 के, और 10 से 1000 को काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड, ये आपका सोल्यूशन है। अब दूसरे तरीके से सोल्व करके बताता हूँ इस सवाल को, देखिएगा। यहाँ भी सीपी और बीच में भी सीपी। आपको फर्स्ट केस में क्या हुआ है, आपको फर्स्ट केस में आपको हुआ है लाभ 10% का, तो 10% का देखिएगा लाभ हुआ है, तो इसे 100 में जोड़ देंगे ना तो 110 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो इसको 110 को यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आपको प्लस माइनस के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब कहता है शेष भाग 20% की हानि पर, तो 20% की हानि है तो इसका मतलब ये 100 में से घटेगा यानी कि 80% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये 80% हो गया। क्लियर है? चलिएगा 80%। अब यहाँ से ये CPVP हटा दो, अब यहाँ से CP हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि 11% की हानि, नेक्स्ट केस में 11% की हानि हुई है, 11% की हानि, तो इसका मतलब 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 89। ठीक है, 89 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 89 लिख दीजिएगा। कितना? 89। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से CP भी हटा दो भाई, क्योंकि ये ऐसी ही इसी सिचुएशन में रखने हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें से इसे घटाओ और इसमें से इसे घटाओ। इसमें से इसे घटाएंगे, ये एरो नीचे है तो इधर ही लिखा जाएगा, इसमें से एरो इधर आ जाएगा। मतलब 110 में से 89 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 10 गया 1, और ये 2 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर से ये घटाएंगे तो ये 9 बचेगा। दोनों का अनुपात निकाल दो, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 सते 21, तो 3 अनुपात 7 आ गया, और दोनों का योग आ गया 10। 10 आइडेंटिकल होगा पूरी क्वांटिटी के, और ये आ जाएगा 100 कट करके, और 700 इसमें गुणा कर दो इसकी 700 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। आई होप कि ये सोल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं, 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, चलिएगा 10वें सवाल पे। ये आपके सामने 10वां सवाल, ज़बरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है एकदम। चलिएगा सवाल आपके सामने है, ऑप्शन कुछ कम है, चलिएगा छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब आई होप कि ऑप्शन सारे आपके सामने आ गए होंगे। 3 ऑप्शन, ओके। ये मेरे भाई ऑप्शन है आपके, ये देखिएगा, ये 4th ऑप्शन है 15/16। 15/16 यहाँ ले लो इसको। सवाल आपके सामने है, देखिएगा भाई। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? देखिएगा, इन सभी का आप क्या करेंगे, इनका अंतर 11 और 12 का अंतर कितना है 1, 13 और 14 का अंतर कितना है 1, 12 और 13 का अंतर फिर 1, 15 और 16 का अंतर फिर 1, 19 और 20 का अंतर फिर 1। क्लियर? और देखिएगा जब अंतर
जब अंतर समान हो, ठीक है, वह सारे फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो ना। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जैसे 3/8 है, यानी कि नीचे वाला जो dr है वो बड़ा होना चाहिए nr से, यानी कि ये ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा और ये छोटा, ऐसे होना चाहिए मेरे भाई। देखिएगा मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो ऐसी सिचुएशन में, पहले आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो जो ऊपर सबसे छोटा होगा, जो जिनमें भी सबसे छोटी वैल्यू होगी, इनमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। देखिएगा मैंने क्या बात बताई है आपको, मैंने आपको ये बात बताई है कि इन सब का अंतर कितना है, मतलब 19 और 20 का अंतर कितना 1, 15 और 16 का अंतर 1, 12 और 13 का अंतर 1, 13 और 14 का अंतर 1, 11 और 12 का अंतर 1। अब दूसरी बात, अंतर समान है, अंतर आपका समान है। क्लियर? एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है, देखिएगा चेक करते हैं इनको, हटाइए इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। इसमें नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, बड़ा है नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है मेरे भाई, और पहली भी। इसका मतलब इनमें अब छोटा बड़ा कैसे डिसाइड करें, छोटा बड़ा ऐसे डिसाइड कर लेते हैं जब ये दोनों कंडीशन हो आपके पास। इनमें जो ऊपर वाला सबसे छोटा होगा ना, ऊपर वाला, वही आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड, 11/12, यही सबसे छोटा फ्रैक्शन है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, हल करने की ज़रूरत नहीं है, तरीके बहुत है। कुछ बच्चे 12 से 11 को डिवाइड करेंगे, फिर कुछ 14 से 13 को करेंगे, 13 से 12 को करेंगे, 16 से 15 को करेंगे, 20 से 19 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, वो भी तरीका ठीक है। तीसरा ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी बहुत ईजी पड़ता है, आराम आराम से करके चले जा सकते हैं आप। देखिएगा 11/12 है, पहली दो फ्रैक्शन ले लो, और 13/14 है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनमें सबसे छोटा डिसाइड कर लो कौन सा है। 14 एकम 14 और 14 एकम 14, यानी कि ये 154 आ जाएगा, और ये 12 3 36 हासिल 3, 12 एकम 4 3 15, 156। तो छोटा कौन सा हुआ, 11/12 हुआ। अब इसको छोड़ देंगे, यानी कि एक को कट कर देंगे, एक को कट कर दिया, सबसे छोटा अभी ये चल रहा है। फिर इसको इसके साथ चेक कर लो, फिर इसमें यही छोटा साबित होगा, फिर इसके साथ चेक कर लो, यही छोटा साबित होगा, फिर इसके साथ चेक कर लो, यही छोटा साबित होगा, तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बनता है ना, आपके 50 सेकंड खा जाएगा, इसलिए इस तरह का सोल्यूशन नहीं करने हैं एग्ज़ाम में, जो हम बता रहे हैं वो करने हैं। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल आपका ये है 11वां सवाल आपके सामने है। क्या कहता है 11वें सवाल में? एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय, ब्रांड ए और ब्रांड बी, क्रय मूल्य क्रम से रुपये 15 प्रति 100 ग्राम और रुपये 18 प्रति 100 ग्राम की दर खरीदी। चाय मतलब किलो में नहीं खरीद रहा है, जैसे 15 रुपये किलो, 12 रुपये किलो नहीं, ये 100 रुपये, सॉरी 15 रुपये की 100 ग्राम खरीद रहा, फिर 18 रुपये की 100 ग्राम खरीद रहा, सब जगह 100 ग्राम ही खरीद रहा है, ठीक है। खरीदी और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उनमें मिश्रण को 20% प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था? बहुत आसान है, देखिएगा। देखो, एक ब्रांड ये लिया और एक ब्रांड इसने ये लिया, इन दोनों को मिक्स करके जो इनका ब्रांड बना वो A+B ये लिया।
यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, यहाँ बी की वैल्यू रखेंगे और यहाँ ए प्लस बी की जॉइंट वैल्यू रखेंगे। ये कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? जॉइंट वैल्यू। ये एलिगेशन का नियम है मेरे भाई। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपको एलिगेशन का सवाल समझने में कोई टेंशन नहीं होगी। चलिएगा सवाल लेते हैं, पकड़ते हैं अपना सवाल क्या कह रहा है इसमें। कलर दूसरा लेते हैं, बड़ा अच्छा सा फंकी सा कलर लेते हैं। कलर लेते हैं ये वाला। ये ए है मेरे भाई और ये बी है और ये ए और बी दोनों है। कहता है कि विक्रेता दो किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रम से 15। पहली का सीपी कितना है भाई? सीपी पहली का सीपी कितना है? 15। दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये 15 है भाई। दूसरी का रेट कितना है? 18। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो उनका 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। ठीक है, ये जो 20 रुपये 20 प्रति 100 ग्राम की दर है ना, ये एसपी है आपका। यहाँ 20 हम नहीं लिख सकते, नहीं, ये एसपी है आपका। और जबकि हमने यहाँ भी सीपी लिया है, यहाँ भी सीपी लिया है और यहाँ भी सीपी ही लेना पड़ेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है ना। तो ए का सीपी, अब मैं इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता हूँ। फॉर्मेट बदलना ज़रूरी है क्योंकि लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। यहाँ पे है आपके पास ए और यहाँ पे है आपके पास बी और यहाँ पे है ए और बी दोनों। क्लियर। और यहाँ पे ए के लिए मैं लिखूँगा सीपी, यहाँ पे लिखूँगा मैं सीपी, यहाँ भी सीपी लिखूँगा मैं और यहाँ भी सीपी की वैल्यू लिखूँगा। तो इसका मतलब जो बॉक्स में वैल्यू आएगी वो ये आएगी। यहाँ पे तो 15, यहाँ पे 18 और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी तीसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में वैल्यू 20 नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये 20 एसपी है और एसपी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 20% का। तो इसमें 120/100 यानी कि 6/5 आ गया। 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 24 आ गया भाई। ठीक है, देखिएगा 24 आ गया ना। तो एसपी कितना है? 20 और एसपी में उल्टी गुना करनी होती है तो ये 20 नहीं है, 24 नहीं आएगा मेरे भाई। ये एसपी कितना है? 20 है और प्रॉफिट कितना है? 20% का प्रॉफिट है तो 120% यानी कि 6/5 और एसपी दिया है तो उल्टी गुना कर दीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई 6/5 आया ना, तो 5/6 की गुना करो इसमें, 5/6 यानी कि 2 ढाई 20 और 2 तिया 6 यानी कि 50/3 आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 50/3। क्लियर। अब यहाँ 50/3 है, इस चीज़ को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं 15 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ 50/3 है तो सभी को 50/3 में ही लिखना पड़ेगा। देखिएगा 15 को मैं 15 × 45/3 लिख दूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ वही 45/3। इसको हटा दो फिर यहाँ से। 18 × 54 यानी कि 54/3 लिख दूँ तो सभी के बटे में 3 है, यहाँ भी सभी 3 को काट दो आप। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी। अब 45 और 50 का अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। और यहाँ 54 और 50 का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4:5 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी, इसीलिए इतना डीपली समझाया आपको एक एक चीज़ लेकर के, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि ये ब्रांड ए भी दे रखा, बी भी दे रखा, फिर इनका सीपी इधर लिखना, सीपी लिखना, यहाँ भी सीपी लिखना, और फिर ये 50/3 आ जाता है तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये चीज़ है, कुछ नहीं है। अगर आपने एलिगेशन 12वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा 12वां सवाल ये कहता है आपसे कि एक घनाभ आकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर है। तो इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर क्या है? मोटी है। इसकी तली की मोटाई
ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने के लिए मेरे भाई आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर मैं आपको समझा देता हूँ। फिगर आपका होगा ये, देखिएगा फिगर आपको समझाते हैं पहले, जस्ट ए मिनट। ये आपका फिगर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिगर के आप लोग इस सवाल को सोल्व तो क्या इसको समझ नहीं पाएंगे आप। ये इसकी तली की मोटाई है भाई, ये इसकी तली की मोटाई है। देखिएगा, ये तली है वहाँ इसकी, और ये इसकी बाहर की दीवारों की मोटाई इसने बोला है। इसकी दीवारों की मोटाई भी है कुछ, इसकी दीवारों की मोटाई आप ऐसे ले सकते हैं। ये पूरी टंकी आपकी है, ये ऊपर से खुली हुई है, यहाँ से भाई ये आपकी खुली है। तो ढक्कन की मोटाई तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तली की मोटाई इसमें है। इसमें तली की मोटाई है। तली की मोटाई ये है मेरे भाई, ये वाली, ये तली की मोटाई है इसमें। और दीवारों की मोटाई आपको मैंने दिखाई दी है फिगर में। तो देखिएगा, ये कहता है कि जो L दिया है आपको, वो दिया है 1.6 मीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद जो ब्रेड्थ दी है इसने, वो दी है 1.3 मीटर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 130 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जो अंदर की इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता 900 लीटर है, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो धारिता है वो 900 लीटर की है, 900 लीटर की धारिता। तो इसका अंदर का वॉल्यूम हुआ ना ये। तो 900 लीटर, 900 लीटर इसका अंदर का वॉल्यूम हुआ ना, अंदर का वॉल्यूम। तो अंदर का वॉल्यूम निकालने के लिए अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो अंदर की निकालने के लिए देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आयत ऐसे है और इसके अंदर भी एक छोटी, इसके अंदर की अगर लंबाई निकालनी है, बाहर की लंबाई आपको मालूम है, मान लीजिए बाहर की लंबाई आपको 140 दी है, और इसकी दीवारों की मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो इसमें से 5, ये लंबाई निकालने के लिए ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, और ये कितना 5, ये भी 5, तो यानी कि 10 घटेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ 160 में से 5 + 5 घटे, क्योंकि दीवारों की मोटाई 5 है। गौर करें आप, देखिएगा ये 5 है। ये दीवारों की मोटाई कितनी है? 5 है। तो इसमें से अगर आप ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 150 आ जाएगा। और इसमें से अगर 10 घटाएंगे तो ये 120 आ जाएगा, 120। क्लियर है? अब इस फिगर को मैं रब कर देता हूँ। और उसके बाद जो हाइट है आपकी, हाइट में क्या दिया है आपको? 53 सेंटीमीटर, यानी कि 53 में से ये पूरा 53 दिया है इसने। और इसमें से ये अंदर की हाइट चाहिए हमें, तो इसमें से ये h मान लीजिए या x मान लीजिए, इसमें से h घटा दो तो ये अंदर की आ गई। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसका वॉल्यूम मेरे भाई आ जाएगा 150। देखिएगा, मैं इसको इधर लिखता हूँ और कलर ले लेता हूँ दूसरा। 150, 150 गुना 120 और गुना 53 - h बराबर हो जाएगा 900 लीटर के।
ठीक है, यहाँ लाइन खींच देते हैं। लेकिन 900 लीटर है ना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ लीटर की जगह गुना 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है सारा कुछ। अब आप काट पीट मचा दो इसमें। काट पीट कैसे मचा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, और 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 200, और 200 को 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 50, यानी कि 53 माइनस एच बराबर 50 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 53 माइनस 50 बराबर एच, यानी कि एच की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। आई होप कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ये था आपका 12वां सवाल। अब आते हैं 13वें सवाल पे। 13वां सवाल ये है। 13वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा, बहुत ईजी है। एक सवाल टफ दे रखा है तो एक ईजी दे रखा है आप लोगों को। क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 वर्ष पहले 5 सदस्यों का औसत कितना था, 18। तो योग कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। लेकिन 2 साल बाद यानी कि वर्तमान में, भाई 2 साल पहले की अगर कोई बात करता है तो उसे वर्तमान में लाने के लिए 2 साल बाद कह नहीं सकते हम। 2 साल बाद ये योग कितना हो जाएगा, योग 2 पंजे 10, तो 10 साल इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 100 योग हो गया इनका। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहता है, परिवार में नया सदस्य आया तो 5 सदस्य थे, 5 की बजाय 1 यानी कि 6 सदस्य हो गए। 6 का औसत भी 18 ही है, 18 छिक्का 108, कितना हो गया 108। दोनों का अंतर कितना है 8। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 14वें सवाल पे। 14 सवाल क्या कहता है भाई, 14 सवाल कहता है यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिएगा, ए की आय और ये बी की आय, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 135 है। दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 35। अब कहते हैं कि कम के लिए ज़्यादा वैल्यू नीचे आएगी तो 135 नीचे आ गया, और प्रतिशत में बदल दो भाई इसको। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7/27 और गुना 100, प्रतिशत में बदल दो इसको। 7 को 27 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा देखिएगा। इसको फटाफट आप क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेंगे। 7 को जब आप 27 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट छोड़ दो, 0 लगाओ। 27 दूनी 54 और 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ पे 6 में से 5 गए 160, यानी कि, और 2 अठे 16, यानी कि 7 चल जाएगा। 7 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18 189, तो 7 भी नहीं चलेगा, 6 चलेगा। तो इसका मतलब 26 आ गया। 6 7 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162, यानी कि 25। ये 6 भी नहीं चलता, 6 7 42 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ रहा है ना। तो 6 भी नहीं चलता, इसका मतलब आपका चलेगा 5, और 5 चलेगा। इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है तो 25, और 25 के आसपास कौन सी वैल्यू है यही है, आप टिक करके आगे निकल जाओ ऐसे टफ क्वेश्चन में, ठीक है ना। और 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5 बचे, और 5 में से 3 गए 2, 250 आ गया। फिर से ये कम चला दो, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 26 लगभग में आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, अब फिर से दोबारा अगर आपको जानना ही है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 15वें सवाल पे। 15वां सवाल क्या कहता है भाई, 15वां सवाल ये है आपके सामने, ये लीजिए आपका 15वां सवाल।
15वें सवाल में क्या कहता है, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। देखिएगा मेरे भाई, 12, 10 और 11, और फिर ये दिया है इन्होंने 11 और 9 और 10, दोनों का अंतर निकाल लो, डिफरेंस। 12 में से 11 गया 1 बचा, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 10 गया 1। तो इनका एलसीएम निकालो आप, इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, 10 और 11, यानी कि 2 छिकी 12, 2 पंजे 10 और 11। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, दूनी 60 और 660 आ जाएगा वही एलसीएम। ये आपका काम है निकालने का। तो 660 एलसीएम आ गया। 660 में से ये जो एक एक बच रहा है ना सब जगह, इसे घटा दो, इसमें से कितना आ गया, 6, 5 और 9, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक ऐसी संख्या है, इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपकी समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और वीडियो को शेयर भी करें। देखिएगा, आप हमारे चैनल पे अगर आप आते हैं तो आपको परफेक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम में सवालों को किस तरह से करना होता है ये भी आपको पता लगेगा। देखिएगा, हमारे चैनल रैबिट मैथ्स को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट पेपर की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अब नेक्स्ट शिफ्ट 3 के, यानी कि 27 नवंबर शिफ्ट 3 के जो दिल्ली पुलिस के पेपर में मैथ्स आया था, उसका सोल्यूशन आपको आज दे ही दिया गया है। तो अगली वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, अगली वीडियो में आपको मिलने वाला है 28 नवंबर में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके मैथ्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।